Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well and welcome you all to the channel UPSC with Nitya Pandey. This is the editorial series where we discuss important editorials from different newspapers ताकि आप लोग अपने current affairs के साथ updated रहें. So today I have picked up two important topics. एक है इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि फाइनली अब हो गया है. Although we have discussed a lot about it earlier as well, but आज क्योंकि फाइनली ये हो गया है, so we will discuss the provisions in detail. Another topic I have picked up the crisis in WTO. तो World Trade Organization क्या challenges वो face कर रहा है, so that we will discuss. क्राइसिस इन WTO वाला टॉपिक मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से पिक किया है. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए एक एडिटोरियल द हिंदू से एंड अनदर वन इज अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स 25th of July टुडे. सो आज के एडिटोरियल्स हम देखते हैं. इजियर नाउ फॉर आर प्रोफेशनल्स अब्रॉड. ओके, तो ये बेसिकली इंडिया यूके एफटीए का बता रहा है कि कैसे अब जो हमारे प्रोफेशनल्स रहेंगे उनके लिए इजी मूवमेंट हो जाएगा. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जहां पर डबल कंट्रीब्यूशन अवॉइडेंस क्लॉज है. अब ये डबल कंट्रीब्यूशन अवॉइडेंस क्लॉज क्या है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को हेल्प करेगा इन टू अवॉइड पेइंग सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन यूके फॉर शॉर्ट टर्म असाइनमेंट. तो इसीलिए इसके जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग था कि अब जो प्रोफेशनल्स हमारे अब्रॉड शॉर्ट टर्म असाइनमेंट 3 से 4 महीने के लिए जा रहे हैं उन्हें वहां पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा बिकॉज इंडिया और यूके के बीच में एफटीए हो गया है जो कि बात कर रहा है कि डबल कंट्रीब्यूशन अवॉइडेंस रहेगा. इसकी वजह से जो हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स है वो काफी ज्यादा काफी टाइम से अफेक्टेड थे क्योंकि दे कुड नॉट एक्सेस यूके बेनिफिट डिस्पाइट पेइंग इनटू द सिस्टम. अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक सोशल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी का भी एक्ट क्या कहते हैं एस्पेक्ट है जहां पर इंडिया की स्ट्रैटेजी रही है that it pushes for inclusion of social security agreements through FTS. ऑलरेडी हमने ऐसे 20 अग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन भी कर लिए हैं जैसे कि जर्मनी फ्रांस इन सब के साथ और वहां पर इंडिया ने एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल दिया है एट होम एंड विद सीक्स पैरिटी अब्रॉड एज वेल. इसकी सिग्निफिकेंस ये रहेगी एक तो डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई वहां पर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है 1 साल के लिए जा रहा है तो वो वैसे भी उसके बेनिफिट्स रीप नहीं कर पाएगा. प्रोफेशनल्स वोंट लूज इनकम इन होस्ट कंट्रीज फॉर शॉर्ट स्टिंट्स. ग्रेटर सेविंग्स रहेंगी. ओवरसीज वर्क से रिटर्न्स बढ़ेगा और टेम्परेरी मोबिलिटी अब क्योंकि वहां पर उनको उतने कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देने पड़ेंगे टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे तो ज्यादा लोग वहां जाने में इंटरेस्टेड भी रहेंगे. एनकरेजेस मोर इंडियंस टू एक्सप्लोर ओवरसीज वर्क अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी लीगल या फाइनेंशियल बर्डन. इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू अगेन टेम्परेरी रीलोकेशन व्हाइट कॉलर एक्सपैट्स ये बढ़ जाएगा. रेमिटांस बढ़ेगा हमारा और साथ में इससे स्किल भी डेवलप होगी. हो सकता है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा स्किल मिल रही है तो हमारा कोई जैसे इंडियन वहां पे गया वहां पे सीख के आ गया और फिर वापस आ गया और उन्हें इतना सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना पड़ा. इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प एडवांस्ड इकोनॉमीज स्ट्रगलिंग विद एजिंग पॉपुलेशन. ये भी वन ऑफ द मेजर पॉइंट है दैट इज कि जैसे जो इंडियन प्रोफेशनल्स जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है यूएस यूके एक्सेट्रा क्योंकि वहां पर उनकी पॉपुलेशन क्या कहते हैं उनके पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है. उनके पास एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है उनके पास यंगर लोग ज्यादा नहीं है. तो इंडिया से अगर यंग लोग वहां पर जाएंगे तो उनकी इकोनॉमीज को भी बूस्ट मिलेगा. इंडिया का रोल भी है एनहांस कर रहा है ग्लोबल लेबर मोबिलिटी में सप्लाई चेन्स में एक्सेट्रा. फिर इस एफटीए की वजह से जो हमारा ट्रेड और मार्केट है वो भी काफी ज्यादा लिंक हो जाएगा. एफटीएस अभी अगर हम देखें तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट गुड्स सर्विसेज और लोगों के मूवमेंट के बारे में भी ये बहुत ज्यादा है. पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाज मेजरली अबाउट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बट अब हम देख रहे हैं ज्यादा से बहुत ज्यादा लोग जैसे एमबीए करने जा रहे हैं बाहर या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जॉब्स के लिए जा रहे हैं स्किल्स के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि स्किल ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. और इंडिया का इससे क्या कहते हैं लीवरेज बढ़ रहा है चाहे बायलेटरल हो चाहे मल्टीलेटरल नेगोशिएशन हो. चैलेंजेस ये रहेंगे जैसे कि प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं यूएस यूरोपियन यूनियन ओके बहुत ज्यादा टेरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं तो वो एक चैलेंज हो सकता है. इंडिया अपना जो क्या कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सेट्रा इसको यूटिलाइज कर सकता है अच्छे से दूसरे देशों के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही हैं बिफोर द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस. हमारे पास एक बहुत ही छोटी विंडो है जहां पर हम अपने इस यूथ सरप्लस को अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं इसके पहले की पॉपुलेशन एजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए हमारे नेशन में. वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि जब भी आप कोई एफटीए कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी क्लॉजेस इंटीग्रेट कीजिए जैसे कि अभी हमने इंडिया यूके एफटीए में किया.
इंडिया का जो प्रोफेशनल वर्कफोर्स है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कितना बड़ा सिर्फ इंडिया के नहीं लिए नहीं, इट इज अ ग्लोबल एसेट। जहां पे भी एजिंग इकोनॉमी हो रही है वहां पे हम इंडियंस को भेज सकते हैं। इंडिया एज अ सोल्यूशन टू ग्लोबल डेमोग्राफिक चैलेंजेस। ग्लोबल डेमोग्राफिक चैलेंजेस मतलब अगेन जिन कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन है, आपके पास यूथ नहीं है, हमारे पास है, आप अच्छे से एफटीए साइन करते हैं एंड आपकी जो है ग्लोबल लेबर मोबिलिटी। सो इंडिया इज नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ, ये एक ग्लोब के लिए भी इंडिया की पॉपुलेशन बेनिफिशियल हो सकती है। रेसिप्रोकल एक्सेस और बेनिफिट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेबर मिनिस्ट्री सबके साथ में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है। जैसे कि ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगेगी, लेकिन उसके जैसे अगर उसमें लेबर के क्लॉजेज हैं, कॉमर्स ट्रेड को लेकर क्लॉजेज हैं, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसका रेलिवेंस आपका जीएस पेपर 2 में बायलेटरल अग्रीमेंट्स, इंडियन डायस्पोरा, वेलफेयर ऑफ ओवरसीज इंडियंस। जीएस पेपर 3 में लेबर मोबिलिटी, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जीएस पेपर 1 में माइग्रेशन ट्रेंड्स एक्सेट्रा, इसमें ये यूजफुल रहेगा। ये कुछ यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग लिख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सेंड इट ऑन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। अगेन यहाँ पर एक बता रहे हैं कि कैसे ये जो इंडिया यूके एफटीए है, नॉट एवरीथिंग इज लाइक सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है इस एफटीए को लेके, एफटीए को लेकर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं इस एफटीए से। सो यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि क्या इस इंडिया यूके एफटीए के चैलेंजेस हैं। सो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो साइन हो गए, जिसको ऑफिशियली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट हम कह रहे हैं। बट ये सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफटीए अलाउ कर रहे हैं लो टेरिफ एंट्री ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। अभी जैसे आई थिंक यस्टरडे ओनली वी वर डिस्कसिंग, जब हम विजन की वर्कबुक डिस्कस कर रहे थे अबाउट ओबेसिटी, और ओबेसिटी में हम देख रहे थे कि ये प्रोसेस्ड फूड की वजह से ओबेसिटी वन ऑफ द फैक्टर है। प्रोसेस्ड फूड एक फैक्टर है जो कि ओबेसिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इंडिया में ही ऑलरेडी इतना सारा मतलब लोग खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड, अब बाहर से भी और आएगा, चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, और जो कि हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही चीपली मिलने लगेगा, एफटीए हो गया है, लो टैरिफ्स में मिलेगा, एग्रेसिव एडवर्टीजिंग होगी इसकी, चिल्ड्रन मोस्टली आप देखोगे जैसे कि जो भी इस तरह का होता है किंडर जॉय या ये सब, इसमें जो एडवर्टीजमेंट होता है वो भी बच्चों को लेकर होता है, ताकि बच्चे और जिद करें। फिर पेरेंट्स भी कुछ कर नहीं पाते हैं, बच्चा रो रहा है उसको दिलाना पड़ रहा है। बट इससे क्या कहते हैं, हमारा हेल्थ इंपैक्ट होगी लोगों की। कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड लिंक टू ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एक्सेट्रा। जैसे कि अब अगर हम देखें, जैसे कि अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है, जो आइटम्स है वो चीप रेट पे आएंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और उससे उनका कंजम्पशन बढ़ेगा जिससे ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं। अब कोई आके बोलेगा इसका प्रूफ क्या है, ऐसे थोड़ी ऑलरेडी मिल रहा है आपके यहाँ, तो वैसे भी मिल रहा है डेयरी मिल्क और ये सब। तो इसका प्रूफ ये है कि मेक्सिको में जब मेक्सिको ने नाफ्टा डील साइन की थी यूएस और कनाडा के साथ, तो वहां पर क्या हुआ, इंपोर्ट में सर्ज हो गया और कंजम्पशन ऑफ चीप शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स इसमें इंक्रीज हुआ। तो ऑलरेडी एक केस स्टडी है हमारे पास कि मेक्सिको ने जब नाफ्टा साइन किया था यूएस कनाडा के साथ, फिर इंपोर्ट शुगरी ड्रिंक्स इन सब का बढ़ा और उनका कंजम्पशन भी बढ़ा। सो यस, इट हैज हैपेंड अर्लियर, और जिससे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस और ओबेसिटी में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला। तो व्हाट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इज कि जब आप ट्रेड डील साइन कर रहे हो तो मे बी यू कैन थिंक अबाउट कि इन प्रोडक्ट्स में हम क्या कहते हैं हायर टैरिफ्स ही रखें। रेगुलेटरी गैप्स हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया है या लेबलिंग लॉज है, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ इनसफिशियंट है। जैसे कि आप लोग कई बार देखते होंगे मैगी, पास्ता, इन सब पे लिखा होता है इनमें पता नहीं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि नहीं है। तो कोई मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग हमारे यहाँ नहीं है। लेबलिंग एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा वीक है। मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि स्टार रेटिंग्स दी हुई हैं इंस्टेड ऑफ क्लियर वार्निंग लेबल्स। फिर सेलिब्रिटीज भी एंडोर्स करते हैं, कहीं वो फॉर्च्यून ऑयल्स एंडोर्स कर रहे हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, किंडर जॉय एंडोर्स कर रहे हैं, लेज एंडोर्स कर रहे हैं। तो वो लोग तो हमारे रोल मॉडल होते हैं, हम देखते हैं रणबीर कपूर लेस खा रहे थे, हमें भी खाना है, कार्टून मैस्कॉट्स एक्सेट्रा। साथ में जैसे कि अगर हम देखें तो एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इज इंडस्ट्री लेड, लेकिन इसके पास जो है प्यूनिटिव पावर नहीं है, और मोस्टली इंडस्ट्री लेड है तो इतने ज्यादा एक्शन ये लेता नहीं है इन सब पे। फिर पब्लिक पॉलिसी डेफिसिट है, कोई हमारे पास लीगल मैंडेट नहीं है कि हम रेस्ट्रिक्ट करें ये जो हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट है, या कंपलसरी वार्निंग लेबल्स एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी ये सब हमारे पास लैगिंग है, ओके, कि प्रॉपर आप लेबलिंग नहीं है कि ये हेल्थ के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस पर, और बाहर से आ रहा है, तो इससे हमारे यहाँ और ज्यादा हमें रिस्क हो सकता है ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का। कंज्यूमर्स इतने ज्यादा अवेयर, कई बार लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं होते, इन सब चीजों के लिए प्रॉपर रिसर्च वगैरह चाहिए होती है।
सो कॉल फॉर एक्शन, अर्जेंट नीड है कि मैंडेटरी आप पूरी लेबलिंग करें कि कितना हार्मफुल है ये, कितना फैट है इसमें, क्या ट्रांस फैट है एक्सेट्रा। ये जो हाई इन फैट सॉल्ट शुगर है इनको तो रेस्ट्रिक्ट ही कर दो आप अंडर एफटीए। पब्लिक हेल्थ सेंट्रिक क्लॉजेस लगा सकते हैं हम ट्रेड अग्रीमेंट्स में, और पेंडिंग रेगुलेशंस एक्सेट्रा इनको हम पास कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड, जैसे कि लेबलिंग लॉज को आप रिफॉर्म कर लो। फॉर एग्जांपल चिली में ब्लैक लेबल वार्निंग्स है। एफटीए को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लिंक ट्रेड विद एसडीजी 3, विच इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, एसडीजीज आपको याद होनी चाहिए 1 से 17 तक। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एक्सेट्रा न्यूट्रिशन सेंसिटिव ट्रेड पॉलिसी के साथ हम एड्रेस कर सकते हैं। अब इसकी रेलिवेंस अगेन आपका जीएस पेपर 2 में ट्रेड अग्रीमेंट्स का रोल इन शेपिंग पब्लिक हेल्थ, रेगुलेटरी बॉडीज, इश्यूज इन हेल्थ गवर्नेंस। जीएस पेपर 3 में जैसे कि ट्रेड पॉलिसी, नॉन टेरिफ बैरियर्स एक्सेट्रा इसमें आपको यूज आ सकता है। ये कुछ पॉसिबल मेंस क्वेश्चन है विच यू कैन प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑन डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने रियो ब्रिक्स समिट में बात की है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूएनएससी हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा, सब में रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स की जरूरत एज इन, जैसे अगर आप इसमें रिप्रेजेंटेशन देखोगे, स्टेक देखोगे, तो वो भी डेवलप कंट्रीज का ज्यादा है। इनकी पॉलिसीज ऐसी होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट होती हैं। लेकिन अभी जब डब्ल्यूटीओ की रिफॉर्म्स की बात जो डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल है उन्होंने की थी, तब इंडिया ने कुछ ऐसा खास बोला नहीं। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके बोल रहे हो, लेकिन जब एक्चुअल बात हो रही है तब आप एब्सेंट हो। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस कि आखिर डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। क्योंकि जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम था अंडर डब्ल्यूटीओ, इट इज द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड। 70 से 80% ग्लोबल मर्चेंडीज ट्रेड है वो अभी भी, इट अकर्स अंडर मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, ना कि प्रेफरेंशियल ट्रेड। और डब्ल्यूटीओ क्या करता है, एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क इंश्योर करता है जो कि प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा इन सब चीजों पे हमें हेल्प करता है। सो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि इतनी ज्यादा नीड क्यों है डब्ल्यूटीओ की। सो डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या होता है, जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रेगुलेट करने के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या अग्रीमेंट्स होते हैं जो सब मेंबर कंट्रीज पर इक्वली बाइंड होते हैं। और ये इंश्योर करता है कि ट्रेड जो है वो फेयर रहे, प्रिडिक्टेबल रहे और ट्रांसपेरेंट हो। जैसे कि इसमें अगर एक एग्जांपल हम देखें मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का, तो अगर एक डब्ल्यूटीओ कंट्री किसी एक मेंबर को भी ट्रेड कंसेशन जैसे कि लोअर टैरिफ्स एक्सेट्रा देती है, तो वो सभी मेंबर्स पे अप्लाई करना होता है। इससे क्या होता है कि बड़ी इकोनॉमीज किसी एक कंट्री को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर दूसरी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब इससे इंडिया को कैसे बेनिफिट हुआ, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन अगर किसी और डेवलपिंग कंट्री को टैरिफ कंसेशन देते हैं, तो इंडिया को भी वही बेनिफिट मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलेगा बिना किसी डिफरेंट नेगोशिएशन के। ओके, तो आपको ये बात समझ आई। दूसरा, जैसे डब्ल्यूटीओ जो रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है उसके अंदर एक और प्रिंसिपल होता है विच इज द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल के अंदर डब्ल्यूटीओ कहता है कि इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिक गुड्स के बराबर ट्रीटमेंट देना होता है। टैक्सेस रेगुलेशंस में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इससे क्या होता है कि डेवलप नेशंस इंडिया के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे अनफेयर डोमेस्टिक लॉ लगा के उनको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो अगेन इंडिया के जो एक्सपोर्ट आइटम्स कर रहा है डिफरेंट नेशंस में उन पे इतना ज्यादा कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं लग सकता है। साथ में डब्ल्यूटीओ ये भी बात करता है कि टैरिफ्स बाइंड कर लेती हैं वो, यानी एक फिक्स्ड मिनिमम लेवल डिक्लेयर करना पड़ता है आपको टैरिफ्स के लिए। इसके बाद कोई भी कंट्री सडनली टैरिफ नहीं बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोपियन यूनियन ने इंडियन टेक्सटाइल के लिए टैरिफ 10% बाइंड किया है, तो वो उसे 30% नहीं कर सकते बिना डब्ल्यूटीओ के अंडर न्यू नेगोशिएशन के। अब देखो, आपको लग रहा होगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, बट द प्रॉब्लम इज ये सब डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स हैं, बट अभी एक्चुअली डब्ल्यूटीओ अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या कहते हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक्सेट्रा, इन सबको यूएसए ने वहां पर एप्टली जजेस वगैरह अपॉइंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि यूएसए का मेजर डोमिनेंस रहता है डब्ल्यूटीओ में। इसलिए अभी के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स वर्क नहीं कर पा रहे। दैट इज द क्राइसिस इन डब्ल्यूटीओ। बट पहले के टाइम पे जब डब्ल्यूटीओ अच्छे से वर्क कर रहा था तब ये सब चीजें थी। फिर जैसे अगर हम डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करें, तो ये एक क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म होता है डब्ल्यूटीओ का, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। अगर कोई कंट्री अनफेयर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो दूसरी कंट्री डब्ल्यूटीओ को अप्रोच कर सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म
फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें जो एडिकेट रिक्वायरमेंट होती है जजेस की वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया ने यूएस के स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ्स के अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ में केस जीता था, और वहीं यूएस ने भी इंडिया के अगेंस्ट प्राइस कैप्स ऑन मेडिकल डिवाइसेस के केस को डब्ल्यूटीओ में डाला था। फिर एक जैसे कि स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डब्ल्यूटीओ कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अभी उनकी कुछ नेसेसिटीज है, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन कोई रिफॉर्म अगर आ रहा है तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज को एक्स्ट्रा टाइम दे देता है। उनके ऊपर इतने स्ट्रिंजेंट कमिटमेंट्स नहीं होते हैं, सब्सिडीज सपोर्ट वगैरह अलाउ होते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स जैसे कि एमएसपी सिस्टम डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट था, लेकिन इंडिया ने एक क्लॉज का यूज करके पीस क्लॉज सिक्योर कर लिया, तो उस हिसाब से डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ क्या कहते हैं, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं रहता है डब्ल्यूटीओ। देन अगर अगर हम इसको कोविड के एग्जांपल से लिंक करें, अगर कोविड के टाइम पे क्या हुआ, यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इन सब ने एक्सपोर्ट बैन्स लगाए पीपीई किट्स पे, वैक्सीन पे, मेडिसिन पे। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ रूल्स टेक्निकली तो ये बैन्स अलाउ नहीं करते हैं विदाउट फॉर्मल जस्टिफिकेशन, बट उस टाइम पे क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी वो इनएक्टिव थी ड्यू टू एपेलेट बॉडी ब्लॉकेज बाय यूएसए, इसलिए रूल्स होने के बावजूद उनका एनफोर्समेंट नहीं हो पाया। सो डब्ल्यूटीओ का रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क ऑब्वियसली यूजफुल है, लेकिन अभी वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है। इंडिया जैसे नेशंस के इंटरेस्ट में है डब्ल्यूटीओ का रिफॉर्म, और वो स्ट्रांग रहे तो। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आपको समझ आया कि कैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस डब्ल्यूटीओ के रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क से बेनिफिट हो सकते हैं। मोरोवर, जब से जैसे डब्ल्यूटीओ 1995 में बना है, ओके, और तब से इंडिया जैसी कंट्रीज को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि हमने 500 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है ग्लोबली। अब ऐसा नहीं है कि इस सबके पीछे सिर्फ डब्ल्यूटीओ का ही हाथ था, बट डब्ल्यूटीओ का रूल बेस्ड फ्रेमवर्क वाज वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड दिस। अब देखो, इससे हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया को बेनिफिट कैसे हुआ डब्ल्यूटीओ के होने से। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इंडिया का ग्लोबली ट्रेड में इंटीग्रेशन हो गया। डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करने के बाद इंडिया एक रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बन गया, जहां उसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस मिल गया। जैसे कि हमने बात की थी ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, पहले सही काम कर रहा था ये, जब से इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डिसफंक्शनल हुई है तब से प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे इंडिया को क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेस मिल गया। पहले क्या होता था कि बायलेटरल या रीजनल नेगोशिएशन से ही ट्रेड होता था, डेवलप्ड नेशंस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रूल बना लेते थे, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जहां इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस भी मैटर करती है। दूसरा क्या हुआ कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया की सेक्टर्स में। डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करने के बाद इंडिया ने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज वाले सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बूस्ट किया। कंपैरेटिव एडवांटेज जहां हम अच्छा कर सकते हैं कम रेट में, जैसे कि टेक्सटाइल्स, एपेरल एक्सेट्रा। तो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करने के बाद, डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन के बाद। सिग्निफिकेंटली आफ्टर कोटास अंडर मल्टी फाइबर अग्रीमेंट वर फेज्ड आउट अंडर डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। एमएफएन स्टेटस के कारण भी इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला डेवलप मार्केट्स में। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट है वो 6 बिलियन 1995 से अभी 36 बिलियन हो गई डॉलर्स इन 2023। फिर इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज फार्मास्यूटिकल्स में भी था। तो ट्रिप्स ने पेटेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडिया ने अपनी जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर लिया। इंडिया को अभी अगर आप देखें तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो पेटेंट रूल्स हैं के बावजूद इंडिया ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटीज का यूज करके अफोर्डेबल ड्रग्स बना लिए। फिर डब्ल्यूटीओ की वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। कैसे? डब्ल्यूटीओ मेंबरशिप ने इनडायरेक्ट तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से जीडीपी बढ़ी, ठीक है, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेशन पर भी दिखा। अगर हम स्टैट्स देखें तो 1995 से 2015 के बीच अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए, ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि जैसे टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा सेक्टर्स एक्सेट्रा, इन सब में एक्सपोर्ट बढ़े, वहां लार्ज स्केल, लो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जो रूरल लोगों के लिए, जो लोग वहां पे रूरल पुअर थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम किया। फिर इंडिया का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। तो डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड फैसिलिटेशन है, टेरिफ रिडक्शन रूल्स हैं, इन सब की वजह से इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, इन सब जैसे सेक्टर्स
ग्लोबल वैल्यू चेन्स के पार्ट बन गए। जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अगर हम ले, एप्पल, फॉक्सकॉन एक्सेट्रा इंडिया में आए ड्यू टू लोअर ट्रेड बैरियर्स, प्रिडिक्टेबल रूल्स। फिर डब्ल्यूटीओ की वजह से इंडिया को सेफगार्ड भी मिला अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म। इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था डब्ल्यूटीओ का, उसने इंश्योर किया कि अगर कोई कंट्री अनफेयर टेरिफ या बैन लगाता है तो इंडिया उसको चैलेंज कर सकता है। इसका एग्जांपल अभी हमने देखा था ऊपर, जहां पे इंडिया यूएस के अगेंस्ट गया और केस उसने जीता भी। फिर इसमें पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के लिए। सो दैट इज वाई डब्ल्यूटीओ काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अनटिल एंड अनलेस जब उसकी ये डिस्प्यूट, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यूएस के अगेंस्ट ही डिसीजन दे देती थी, तो यूएस ने अभी उसको ब्लॉक करके रख दिया है। कंसर्न क्या है? डिसफंक्शनल है, स्टेलमेंट है एक तो नेगोशिएशंस में, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालिसिस है, देन मेंबर्स के बीच में डाइवर्जेंस है, जैसे कि इंडिया यूएस के बीच में, यूएस कह रहा है कि नहीं डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडीज वगैरह मत देने दो, डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं। फिर यूनिलेटरलिज्म, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं, डिसइल्यूशनमेंट हो रहा है कि अब ये डब्ल्यूटीओ तो कुछ काम वाम कर नहीं पाएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट है अमंग ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो नेगोशिएशन जो है वो क्या कहते हैं कि स्टेलमेट आ गया है। कैसे? डब्ल्यूटीओ का कोर फंक्शन यही था कि मल्टीलेटरल ट्रेड को लेके नेगोशिएशंस होते रहे, कि कैसे हम ट्रेड को फेयर, प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट बढ़ा सकते हैं, उसको आगे बढ़ाना है, जिससे सब मेंबर कंट्रीज मिलके ट्रेड रूल सेट करें। तो इनका दोहा डेवलपमेंट राउंड हुआ 2001 में, जिसका एम था कि डेवलपिंग नेशंस के जो कुछ कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, मार्केट एक्सेस एक्सेट्रा। बट अभी तक ये जो दोहा राउंड है कंक्लूड ही नहीं हो पाया, तो नेगोशिएशंस में स्टेलमेट है। रीजन इसका क्या है कि जो डेवलप और डेवलपिंग नेशन है इनके बीच में डिवाइड है। यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये सब चाहते हैं कि सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर रिफॉर्म हो, जबकि इंडिया, अफ्रीका, ब्राजील जैसे कंट्रीज चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी पे रिफॉर्म। तो एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं आ पा रही है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया है। तो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है यही इसकी बैकबोन थी। न्यूट्रल बाइंडिंग जजमेंट से दिया करता था, बट इसकी जो अपेलेट बॉडी है जो फाइनल अपील सुनता था, उसमें यूएसए ने जजेस के अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिए हैं। तो यूएसए के पास मेजर स्टेक है, जहां पर वो एक मेजर पार्टी है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, बट उसमें वो जजेस ही अपॉइंट नहीं होने दे रहे। जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे तो बॉडी फंक्शन कैसे करेंगे? इनफैक्ट दिसंबर 2019 के बाद से एपेलेट बॉडी नॉन फंक्शनल हो गया, 6 साल हो गए हैं। कोई भी कंट्री अपील करके केस को इनडेफिनेटली स्टॉल कर सकते हैं। इससे डब्ल्यूटीओ का जो रूल एनफोर्समेंट वाला रोल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया ने यूएस के स्टील टैरिफ्स के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में केस जीता, बट यूएस ने एपेलेट बॉडी के थ्रू उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, क्योंकि वहां एपेलेट बॉडी फंक्शन नहीं करे, उसने अपील की, अब कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक माइट इज राइट अप्रोच होगा, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वही अपना रूल थोप देगा। फिर एफटीएस हो रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ तो ठीक से फंक्शन कर नहीं रहा है, तो अगेन वही चीज आ रही है, ठीक है आपस में ही देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं ट्रेड। डब्ल्यूटीओ तो मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट कर रहा था कि सब कंट्रीज के बीच में इक्वल एक्सेस हो ट्रेड का। अब जैसे अगर अभी हम देखें तो इंडिया और यूके का जो एफटीए हुआ है, तो वो एक दूसरे को ही दे रहे हैं जो बेनिफिट्स दे रहे हैं। जो इंडिया यूके के बीच में अग्रीमेंट्स है वो कोरिया या यूके के बीच में नहीं होंगे, या कोरिया या इंडिया के बीच में नहीं होंगे। तो डब्ल्यूटीओ का तो मेन एजेंडा ये था कि सबके लिए सेम रूल्स हो और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। लेकिन अब अगेन ट्रेंड शिफ्ट हो गया, कंट्रीज डब्ल्यूटीओ को बाईपास करके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? ट्रेड रूल्स दोबारा से फ्रेगमेंट हो रहे हैं, हर रीजनल ब्लॉक के अपने नॉर्म्स है, डब्ल्यूटीओ रूल्स को अंडरमाइन कर रहे हैं हम। छोटी कंट्रीज को नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एफटीएस एक अनइक्वल पावर बैलेंस पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं आरसेप, जिसमें चाइना, एशियन कंट्रीज एक्सेट्रा शामिल है। इंडिया इसमें नहीं गया क्योंकि इंडिया की लाइक कुछ कंसर्न्स थे जो वहां पर मीट नहीं हो रहे थे। फिर एक रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है डब्ल्यूटीओ में, अभी अग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि कैसे इसको रिफॉर्म करना है। डेवलप्ड कंट्रीज के अलग इश्यूज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के कुछ अलग पॉइंट्स हैं। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डब्ल्यूटीओ फेस कर रहा है, एंड इसको मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। इंडिया की मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि इंडिया ने क्या कहते हैं एक रिफॉर्म पुश स्टेटमेंट अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएस के साथ इसको नहीं को साइन किया, जो कि अगेन डाउट लेकर आ रहा है क्या इंडिया सच में डब्ल्यूटीओ, एक तरफ तो आप चाहते हो कि रिफॉर्म हो, दूसरी तरफ आप ये स्टेटमेंट साइन नहीं कर रहे हैं। सो इंडिया क्लेम्स टू बी अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, लेकिन अभी इस स्टेटमेंट में जब इंडिया ने साइन नहीं किया तो ये उसकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि हमको डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म चाहिए, विच शुड बी इंक्रीमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म रिवाइव कीजिए,
ट्रेड इरिटेंट्स को एड्रेस कीजिए और नेगोशिएशन स्ट्रक्चर को आप रिफॉर्म कीजिए। इंडिया और दूसरी कंट्रीज को एक्सट्रीम पोजीशंस लेने से बचना चाहिए, अलायंस बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। प्रो डब्ल्यूटीओ नैरेटिव हमको जरूरत है ताकि एक ग्लोबल सपोर्ट हो, डेवलपिंग, डेवलप, लीस्ट डेवलप कंट्रीज सबको मोबिलाइज करें, कोएलिशंस बिल्ड कर सकते हैं और एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए कि आप विलिंग हैं डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म के लिए। सो ये कुछ चीजें थी अबाउट द क्राइसिस इन डब्ल्यूटीओ जिसको आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये रेलिवेंस आपका GS2 GS3 के लिए रहेगा, ऐसे एथिक्स में भी हो सकता है, एंड दीज आर सम सैम्पल क्वेश्चंस व्हिच यू कैन प्रैक्टिस। सो आई होप ये एनालिसिस आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।